we were doing transformer. In case of a transformer, voltage is inversely proportional to the current. A transformer conserve power and frequency. पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने यहां लाके छोड़ा था कि ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. अगर तुम वेरीफाई कर दो कि यहां तक तुमने लिखा हुआ है जी सर, सॉरी मैं नमाज पढ़ने चला गया था. अच्छी बात है. तुम देख के बताओ कि तुमने यहां तक लिखा हुआ है. 2 मिनट जाएगा सर, मैं आया 2 मिनट. सॉरी सर, वो नई कॉपी लेने गया था, वो पुरानी वाली खत्म. सर
हेलो सर। सॉरी, वो एक्चुअली थोड़ा सा मसला है, अचानक मुझे उठ के दरवाजे पे जाना पड़ा था, सॉरी फॉर दैट। तुमने खैर इसको हो गई। चेक, ये मैच कर रहा है? जी सर, ये यहाँ तक किया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है। तो बस ठीक है, फिर हेडिंग डालो एनर्जी लॉसेस। अब ट्रांसफॉर्मर में एक्चुअली कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, जैसे पंखे में होगा, बाकी डिवाइसेस में होगा। ट्रांसफॉर्मर में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, लिहाजा ट्रांसफॉर्मर ओवरऑल बहुत स्मार्ट होते हैं, एनर्जी सेवर होते हैं। ट्रांसफॉर्मर में आमतौर पे कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो है वो चीजें ऐसी होती हैं जैसे हम एसएसडी कहते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट लिखो कि जो आज का इसमें पहला कॉन्सेप्ट बनेगा वो लिखो कि देयर आर नो मूविंग पार्ट्स इन अ ट्रांसफॉर्मर। There are no moving parts in a transformer. There are no moving parts in a transformer. So overall, a transformer is very efficient. So overall, a transformer is very efficient. आमतौर पे ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं वो बहुत एफिशिएंट होते हैं क्योंकि उनमें ना कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। अब जिसमें मूविंग पार्ट नहीं है उसमें फ्रिक्शन नहीं होती। ट्रांसफॉर्मर के जो मेन एनर्जी लॉसेस हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ये बेसिकली है तो चार, लेकिन ओवरऑल ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस बहुत कम होता है। तो आप ये कॉपी करो, मैं जस्ट वुजू करके आ रहा हूँ क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा है। आप इसको कॉपी करिएगा।
अब जो पहला एनर्जी लॉस है वो रेजिस्टेंस ऑफ द केबल की वजह से होता है। तुमने देखा होगा वो टोस्टर में जैसे फिलामेंट लगे होते हैं तो वो हीट अप होकर रेड कलर में ग्लो करते हैं, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस लॉस। अब ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों केबल्स में ये मसला आता है। सोल्यूशन क्या है इसका, इस लॉस का, जो मैंने पढ़ाया था करंट के चैप्टर में। सोल्यूशन ये है कि आप जो तारे इस्तेमाल करें वो हाई क्वालिटी हो, मोटी तारे हो। दूसरा लॉस क्या होता है, एनर्जी लॉस ड्यू टू कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। इसको जरा गौर से देखना पड़ेगा, ये जरा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्या है कि जो नॉर्थ साउथ है वो ऐसे ना स्विच होते हैं यूं। अब जब इस तरह नॉर्थ साउथ की पोलैरिटी स्विच हो रही होती है ऐसे करके यूं, तो उसमें क्या होता है कि पुरानी मैग्नेटिज्म खत्म होती है और नई बनती है। बार बार के पोलराइजेशन नॉन पोलराइजेशन को ऐसे समझो जैसे तुम अगर एक गाड़ी को फॉरवर्ड चलाओ फिर रिवर्स करो, फिर फॉरवर्ड चलाओ फिर रिवर्स करो, तो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। दिस इज द केस हियर। इस तरह बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। देखो यहाँ पर ये मैग्नेटिज्म हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तीसरा जो बड़ा लॉस है वो एडी करंट्स है। एडी करंट्स को डिस्कस करना पड़ता है, वो एक टॉपिक बन जाता है। एडी करंट्स को आसान लफ्जों में कहते हैं स्पार्क। जब इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्क होता है, जैसे तारों में स्पार्क हो जाता है, तो उसको कहते हैं एडी करंट्स। देखो यहाँ पर जो अब इसको जरा गौर से समझना, ये जरा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। यहां से क्या होता है, यहां से आयरन कोर फ्लक्स को लेकर जाती है। जब फ्लक्स यहां पहुंचता है तो वहां पर इंड्यूस ईएमएफ बनती है। यहां पर जब फ्लक्स पहुंचेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। रास्ते में आयरन से सब कुछ गुजरेगा। अब आयरन जो है, टेक्निकली जो आयरन है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल होने के साथ इट्स अ गुड कंडक्टर ऑल्सो। आयरन इज अ कंडक्टर ऑल्सो। अब आयरन चूंकि कंडक्टर भी है, तो उससे क्या होता है, जब आयरन एक कंडक्टर है तो आयरन से जब ये ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स गुजरता है तो वो ईएमएफ इंड्यूस करता है। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, ये जाकर इंड्यूस हो जाती है इस कोर के अंदर। तो इसकी वजह से ईएमएफ यानी वोल्टेज की वजह से कोर के अंदर स्पार्क्स होते हैं। मैं कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूं। जब फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड जो है, जब मैग्नेटिक फील्ड आयरन कोर से गुजरती है तो आयरन कोर में स्पार्क्स होते हैं। ये जो आयरन कोर में स्पार्क्स होते हैं इसको कहते हैं एडी करंट्स। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तुम साइड हेडिंग दे दो एडी करंट्स। तुम साइड हेडिंग दे दो एडी करंट्स और उसमें लिखो कि एडी करंट्स आर सिंपली स्पार्क्स eddy currents are simply sparks eddy currents are simply sparks when alternating flux when alternating flux when alternating flux is passing through the iron core when alternating flux is passing through the iron core, it induces an EMF in it. It induces an EMF in it
it induces an EMF in it. This produces spark. This produces sparks. This produces sparks called eddy currents. चलो ये वाली हेडिंग डालो. Sir, this produces sparks. जी जी फरमाइए. This produces sparks. ये आगे. एक सेकेंड होल्ड करिएगा. सॉरी हाँ जैन वो एक आप क्या कह रहे थे. मैंने आप लिखे this produces a spark जी. called eddy currents. सही है सर. जी सॉरी आप अब हेडिंग डाल दो प्रिवेंशन अगेंस्ट एडी करंट. ये स्पार्क्स खतरनाक होते हैं और इनसे बाजों का आग लग जाती है. तो हम क्या करते हैं कि इनके लिए हम कुछ प्रिवेंशन करते हैं. अब प्रिवेंशन मुख्तलिफ तरह की होती है. सबसे बड़ी चीज ये है कि स्पार्क होता क्यों है. क्योंकि स्पार्क होने का वजह ये है कि जो आयरन कोर होता है वो बहुत सीधा सीधा और थिक होता है, बहुत मोटा होता है, उसकी रेजिस्टेंस कम होती है. तो हम क्या करते हैं प्रिवेंशन में कि बजाय एक सिंगल आयरन कोर बनाने के उसको ना प्लेट्स में बनाते हैं. जैसे वो डबरोटी बड़ी वाली होती है ना, बेकरी वाली, उसके स्लाइस कर देते हैं. इस तरह हम स्लाइस करके उसके बीच में ना स्लाइसिस करके उसके बीच में प्लास्टिक की लेयर डाल देते हैं. इसको कहते हैं लेमिनेशन. जैसे हम लोग अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लेमिनेशन करवाते हैं, इस तरह इसको कहते हैं लेमिनेशन प्रोसेस. लेमिनेशन में आयरन कोर को लेमिनेट कर देते हैं. अब तुम्हें इसको एक कॉन्सेप्ट में देखना है, एनिमेशन में देखना है. Transformer. Have you ever wondered how a voltage stabilizer are inductively coupled and current changes through one of the two coils, then EMF is induced in the other coil due to mutual induction. Construction. A transformer consists of a rectangular soft iron core made of laminated sheets. These sheets are well insulated from each other. Two coils P1, P2 and S1, S2 are wound on the same core but are well insulated from each other. The source of alternating EMF that is to be transformed is supplied to the coil P1, P2, which becomes the primary coil. A load resistance is connected to the coil S1, S2, which is a secondary coil, and the output is taken across the load resistance. Types of transformers. There are two types of transformers, step-up transformer and step-down transformer. Click on the links provided to know more about them. Step-up transformer. In a step-up transformer, the number of turns in the secondary coil is greater than the number of turns in the primary coil. The primary coil is made of thick copper wire, while the secondary coil is made of thin wire. This type of transformer converts low voltage at high current to high voltage at low current. अब तुमने इसको गौर से देखा, इसमें लेमिनेशन भी नजर आ रही है. Types of transformers. There are two types of transformers,
step-up transformer, and step-down transformer. Click on the links provided to know more about them. Step-up transformer. In a step-up transformer, the number of turns in the secondary coil is greater than the number of turns in the primary coil. The primary coil is made of thick copper wire, while the secondary coil is made of thin wire. This type of transformer converts low voltage at high current to high voltage at low current. Working. Let's now understand the working of a transformer with the help of block diagrams. As the current in the primary varies, the magnetic flux linked with the primary coil P1, P2 varies, and an EMF is produced due to self-induction. Due to mutual induction, an EMF is induced in the secondary coil. If there are NP number of turns in the primary and NS turns in the secondary, then EP is equal to minus NP d phi by dt, equation 1. For secondary coil, the equation becomes ES is equal to minus NS d phi by dt, equation 2. Dividing equation 2 by equation 1, we get ES by EP is equal to NS by NP is equal to K, where K is called the transformer ratio. For a step-up transformer, ES is greater than EP and K is greater than 1. Therefore, the number of turns of a secondary coil is greater than a primary coil, and EP is greater than ES and K is less than 1. अब आपने जनरल एनिमेशन देखी और आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली जो ये होता है, जो आइडिया है लेमिनेशन का, वो ये है कि आयरन कोर के अंदर प्लास्टिक शीट्स ले आते हैं। उससे क्या होता है कि स्पार्क्स तो फिर भी होते हैं लेकिन स्पार्क जंप नहीं कर पाते। तो अब इसमें अगला कॉन्सेप्ट है फ्लक्स लीकेज इन एयर। ये बड़ा कॉमन मसला होता है कि फ्लक्स हवा में भी जा सकता है। तो जब फ्लक्स ऐसे मुड़ा होता है तो कुछ फ्लक्स मुड़ते मुड़ते वो लैमिनेटिंग शीट्स उसका वो तो सॉल्यूशन होता है एडी करंट्स का पर्पस ये होता है। लेमिनेशन शीट्स रखने का फायदा ये होता है कि लेमिनेशन शीट्स जो होती हैं वो रखने से फ्लक्स जो है वो जंप नहीं करता। सॉरी, वो जो इसका सॉल्यूशन ये एडी करंट्स का पूछ रहे हो या ये फ्लक्स लीकेज इन एयर का? एडी करंट्स का पूछ रहा हूं। हाँ, एडी करंट्स में तो लेमिनेशन इज द सॉल्यूशन। अच्छा, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो अब जो एयर में फ्लक्स एयर में लीक हो जाता है उसका सोल्यूशन क्या है? उससे भी एनर्जी लॉस होगा। तो उसे क्या करते हैं कि आयरन कोर ना बिल्कुल गोल बना लेते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डायग्राम है, 2-3 मरतबा पेपर में आ चुकी है। जब कोई चीज गोल होती है ना, उसमें टर्न करना आसान होता है, तो वो टर्न करता जाएगा लेकिन फ्लक्स हवा में लीक नहीं होगा। अब जरा ये वाली एनिमेशन देखो। Even though the coils in a transformer are isolated from each other due to the phenomenon of mutual induction, the flow of alternating current through the primary coil will induce a current in the secondary coil. One very important part of a transformer is the core, which is made of a ferromagnetic material. We can see that when the current is switched on, the core becomes magnetized and transfers the variable magnetic field, which is generated from the primary coil to the secondary coil.
The further the distance from the primary coil, the higher the energy loss, which is demonstrated here by the fading of the light bulb connected to the secondary coil. When the core forms a closed circuit, the energy loss during the transfer of the magnetic field is lowest. The magnetization of the core changes continually due to alternations in the current. So, if the core were made of a solid metal, it would conduct very strong eddy currents, which would then cause intensive heating of the core with a resultant loss of energy. For this reason, the core of a transformer is made of thin plates, which are isolated from each other. Even though the coils in a transformer When a source of electrical energy and its receiver are placed close together, the length of the cables is so small that, for the purposes of calculation, we can neglect the resistance of the cables and still obtain a result which is quite accurate. As the distance increases, the length of the cables also increases, so that it is no longer possible to neglect the effect of the resistance. When the resistance of the cables becomes comparable with the resistance of the receiver, we then encounter a serious problem. As a result of the relatively large decrease in voltage across the conductors, the voltage across the receiver will be much lower than the voltage across the energy source. The power output of the receiver becomes relatively low, while the power output of the cables is high. This means that a vast amount of the energy output is lost as heat in the cables before reaching the receiver. In the case of a small portable electrical device, such as a torch, the source of the electrical energy is a portable battery, so there is no concern over cable length. However, in the case of high-powered devices, the situation is different. They are supplied with energy from large power stations which might be located quite far away. In these cases, the problem of energy loss in cables does not permit the usual connection between a generator and a receiver. When a source of electrical energy and its If we connect a light bulb to a generator by means of ordinary conductors, we will notice that the light bulb shines more brightly than one which is connected to a generator through a transformer. This means that, during the transfer of energy between the coils in a transformer, there has been some unavoidable energy loss. One reason for this loss is the electrical resistance of the wire from which the coil is made. Although it is not high, we still need to remember that, in order not to become overheated, the diameter of the wire must not be too small. Another reason why losses occur are eddy currents, which cause the transformer core to heat up. To reduce this phenomenon, the cores are made from plates, which are isolated from each other. A third cause of energy loss in a transformer is the continuous remagnetization of its core. This can be prevented by using different types of steel in the construction of the core. However, it is inevitable that some loss will always occur. For these reasons, the power obtained from the secondary coil will always be lower than the power supplied to the primary coil. The ratio of these two powers is called the efficiency of the transformer. The efficiency of the transformer shown here is 95%. If we connect a light bulb to a generator by means of ordinary conductors, we will notice that the light bulb shines more brightly than one which is connected to a generator through a transformer. This means that, during the transfer of energy between the coils in a transformer, there has been some unavoidable energy loss. One reason for this loss is the electrical resistance of the wire from which the coil is made. Although it चलो अब हेडिंग डाल दो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये जो एनिमेशंस थी जैन तुम्हें समझ में आ गई? विच यू हैव ऑब्जर्व देम? जी सर। जी सर आ गए। ठीक है, अब हेडिंग डालो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये मैंने पहले भी समझाया था कि ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली वोल्टेज कंट्रोलर कहलाते हैं। उनका असल काम ये होता है
कि वो वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है वो बेसिकली करते ये हैं। तो अब ट्रांसफार्मर का काम ये हो गया। अब वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसी से इनके दो मेन यूजेस बन जाते हैं। ऐसे भी ट्रांसफार्मर होते हैं जो वोल्टेज को अप एंड डाउन नहीं करते, कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन बहरहाल वो इतने कॉमन नहीं है। ट्रांसफार्मर की दो बड़ी एप्लीकेशंस हैं। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, ये कॉपी कर लो, फिर 5 मिनट का गैप करके ना नमाज पढ़ लेते हैं, एंड देन वी कंटिन्यू अगेन ना। आप इसको कॉपी करके आप ही नमाज पढ़ लो, अगर पढ़ रहे हो तो मैं अब नमाज पढ़ के फिर कंटिन्यू कर लूँ।
यहां से शुरू कर लेते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। अगर जैम तुम वापस हो तो मुझे बताना प्लीज इफ यू आर बैक। सर 2 मिनट दे, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, मैं वजू करने गया हुआ था। आगे के साथ जी आ रहा हूँ। जी सर कंटिन्यू। हेडिंग हेडिंग डाल दो, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आया, इतना पेपरों में आया हुआ है कि आप समझो कि रट के जाना चाहिए। इसकी हेडिंग डाल दो। सर लिख लिया हेडिंग। देखो अब ये काम कैसे करता है कि जो पावर प्लांट्स होते हैं वो वोल्टेज बनाते हैं जनरेटर से। जब जनरेटर से वोल्टेज बन जाता है तो वहां लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, कई कई लाख वोल्ट तक ले जा सकते हैं। फिर बीच में वो पोल्स आ जाते हैं जो हमारे घरों तक लेकर आते हैं इसको। जब ये घरों के करीब पहुंचता है तो हम इस वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। फिर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद फिर हम इसको घरों में एंटर कर देते हैं। पीछे अप्रोच क्या है फिजिक्स की कि असल में जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो फिजिक्स कहती है यहाँ करंट कम हो जाता है। जब तुम करंट को कम कर दोगे तो पावर लॉस कम हो जाएगा, वरना इतनी लंबी लंबी तारें बिछी होती हैं कि वहां पहुंचते पहुंचते जो पावर है वो खत्म होने के करीब आ जाती है। इसलिए ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर ये करते हैं कि वो वोल्टेज को डिक्रीज कर देते हैं।
सॉरी वोल्टेज को इंक्रीज करके करंट को डिक्रीज कर देते हैं, और उससे फिर ट्रांसफॉर्मर की वजह से जो एनर्जी लॉस है वो कम हो जाता है। इन अ समरी तुम ये कॉन्सेप्ट बनाओ कि इससे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और एफिशिएंसी बड़ा मसला है। तुमने सुना होगा कि पाकिस्तान में एनर्जी लॉसेस बहुत ज्यादा है, और लाइन लॉसेस की वजह से बहुत ज्यादा बिजली, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी रास्ते में वेस्ट हो जाती है। वेल, ये इसका अप्रोच है, और उसमें लिखो कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज वेरी इकोनॉमिकल high voltage transmission is economical। फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, सर ये सिर्फ पावर लॉस में होता है ना, ये ओम्स लॉ का ऑपोजिट, कि वोल्टेज बढ़ेगी बिल्कुल करंट बिल्कुल, गिरेगी। ये ट्रांसफॉर्मर में ही होता है। वैसे तो ओम्स लॉ में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही। कॉपीड सर। चलो उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करो।
सर वो हो गया कॉपी। देखो, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज वेरी इकोनॉमिकल ड्यू टू लेस एनर्जी लॉसेस। पेपर में सवाल ये आता है, वो आपसे पूछता है कि आप ये बताओ कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का फायदा क्या है। इकोनॉमिकल है क्योंकि एनर्जी लॉस कम हो जाती है, जाहिर सी बात है, असल इशू ये एनर्जी है, आप पेमेंट ही एनर्जी का कर रहे होते हैं। इसमें एक मेजर इशू आ जाता है, जब इतनी हाई टेंशन वायर यूज करते हैं, इतनी हाई वोल्टेज यूज करते हैं, तो हवा आयोनाइज कर जाती है, एयर आयोनाइज हो जाती है। अगर एयर आयोनाइज हो जाए तो उससे फिर हाई वोल्टेज का नुकसान है, क्योंकि उससे स्पार्क हो जाता है। तो लिखो कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, सर ये वापस बताएगा आयनाइजेशन वाली बात। ये जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि हाई वोल्टेज से आयंस बन जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं एटम्स में से। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की वजह से हवा आयोनाइज कर जाती है, फिर स्पार्क्स होते हैं। सही सर। अब देखो कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, high voltage transmission has a negative consequence ये वाली डायग्राम बनाइएगा। सर वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। इट आयोनाइजेस एयर, कॉमा डाल के लिखो इट आयोनाइजेस एयर, और फिर ये कॉपी कर लो। सही है।
कॉपी कर लिया? जी सर। अब जो एसी ट्रांसमिशन होती है उस पे तो ट्रांसफार्मर लग जाता है, लेकिन डीसी ट्रांसमिशन पे नहीं चलता। यानी मैंने उस दिन क्लास में बताया था कि ट्रांसफार्मर्स डीसी पे नहीं काम करते, मतलब डीसी पे लगाएंगे ना तो स्विच नहीं करेंगे। अब साइड हेडिंग दे दो, लो वोल्टेज ट्रांसमिशन। डन सर। अब जैसे हमारे घरों में ना मोबाइल चार्जर होता है, उस दिन भी इसकी बात हो रही थी। मोबाइल चार्जर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मर होता है जो 220 वोल्ट को 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर एक डायोड होता है जो एसी को डीसी बना देता है। आउटपुट पर ये 10 वोल्ट का डीसी है, देखो इनपुट पर 220 वोल्ट का एसी है। पहले ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, वो वोल्टेज को स्विच करता है, फिर डायोड लगा के डीसी कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मर इस तरह बहुत सारी चीजों में लगते हैं, घरों के बाहर भी लगे होते हैं और मोबाइल चार्जर्स में भी होते हैं। अब आप इसको देखिएगा। To be able to transmit electrical energy without any major loss, we need to construct transformer stations at both ends of a transmission line. A voltage of about 3 kilovolts is produced by the generators at a power station. Within a city, there are a large number of consumers who require a voltage of 3 kilovolts or less. A transformer, which is located close to a power station, increases, that is, steps up, the voltage. And another transformer, which is located at the end of an overhead line, decreases the voltage. This is known as a step-down transformer. Cables run from it out to different locations. If the voltage had not been decreased in this way, these would need to be thicker than those in a high voltage line. To be able to transmit electrical चलो अब हेडिंग डालो टाइप्स, 2 लाइनें छोड़ देना, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन। सर लो वोल्टेज ट्रांसमिशन के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे कोई? अच्छा heading हाँ के सॉरी, उसमें लिख दो कि इन डिवाइसेस लाइक मोबाइल चार्जर्स, in devices like a mobile charger, in devices like a mobile charger, transformer is used to step down the voltage फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
To be able to transmit electric चलो हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन। देखो पावर ट्रांसमिशन के दो तरीके हैं। एक तो वो पुराना तरीका जो तो हमें अपने मुल्क में बहुत कॉमन नजर आता है, देखो ये वाला, इसमें ऊपर नीचे खंबे लगे हुए हैं, खंबों में तारे लगी हुई हैं, ये कहलाता है ओवरहेड लाइंस। ये तरीका सबसे पुराना है दुनिया में और इसमें काफी लॉसेस होते हैं। अंडरग्राउंड केबल जो अब आप देखते हो जमीन के अंदर ड्रिल करके होल करते हैं, और दुनिया भर में तो खैर ये प्रॉपर है, एक अंडरग्राउंड सिटी बन जाते हैं, नीचे पूरा एक शहर होता है और उसमें सारी यूटिलिटीज होती हैं। देखो अब दो तरह के तरीके होते हैं। रेजिडेंशियल होता है, इसमें घरों के बाहर, अब इस बंदे ने देखो झोपड़ी में भी एसी लगाया हुआ है, तो इसके घर के पास जो है वो ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर के साथ ओवरहेड लाइंस हैं। जो ओवरहेड लाइंस होती हैं वो हर जगह से गुजर जाती हैं। ट्रॉपिकल डिफिकल्ट रीजन्स होते हैं जहां तक पहुंचना वैसे मुश्किल होता है, वहां पर चल जाता है। अंडरग्राउंड का फायदा क्या है कि अंडरग्राउंड केबल्स जो होती है ना, उसमें बहुत मोटी मोटी तारें डाल सकते हैं, और उसमें फायदा ये होता है कि आप अंडरग्राउंड जो केबल्स होती हैं उसमें पावर लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पावर लॉस ना होने के बराबर हो जाता है, क्योंकि मोटी तारें आप खंभों पे तो लटका नहीं सकते, वो नीचे को झूलेंगी और उससे फिर मसला होगा। देखो जैसे ये है ना, अब इसमें जितनी चाहो मोटी तारें डाल दो, कोई मसला ही नहीं है। तो ये बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट बन गया। अब इसमें तुमने हेडिंग डाली थी, देखो ये वाली, अब तुम ये कॉपी करो, ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। कॉपीड सर। सर तो ये अंडरग्राउंड केबल्स खतरनाक नहीं होती होंगे? अगर नीचे अंडरग्राउंड कोई केबल कट गई तो फिर जमीन पूरी इलेक्ट्रिक्यूट नहीं हो सकती? ये तो हमारे मुल्क में तमाशे होते हैं ना, लोग गड्ढे खोदते रहते हैं। तो तुम आजकल मूव करो तो हर जगह गड्ढे खोद रहे होते हैं। ये असल में ऐसा नहीं होता है। जब कोई नया शहर या कोई नया इलाका बनता है ना, तुम अगर फेज 8 में जाओ तो फेज 8 में हर चीज अंडरग्राउंड है, लेकिन उसके लिए खोदने की जरूरत नहीं होती, फिर नीचे पूरी डक्ट्स बनाते हैं। तुमने अमेरिका में या कनाडा में देखा होगा कि वहां ना कहते हैं सिटी बिलो अ सिटी, पूरा शहर बनाते हैं नीचे, फिर बाज़ औक़ात फिल्मों में भी दिखाते हैं। तो उसमें क्या एडवांटेज होता है कि आपको फिर खोदने की जरूरत नहीं है, आप पूरा एक टनल बनी होती है, उसमें आप अंदर जा सकते हैं, पूरा अंदर जाके आप सारी चीजें रिपेयर कर लें, सब कुछ कर लें। तो ये फीचर है। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। मतलब उन्होंने जमीन के अंदर ये उन्होंने एरिया बनाया हुआ होता है तारों के लिए, हाँ मतलब बिल्कुल अलग बिल्कुल। से एरिया। इवन ऐसा, ये जो हमारा अंडरपास है क्लिफ्टन वाला,
इसके नीचे भी पूरी पूरी डक्स बनी हुई है, इतनी बड़ी डक होती है कि पाकिस्तान में भी बात जगह कि आप एक मोटरसाइकिल लेके जा सकते हैं। उन्होंने तो खैर पूरे शहर बना लिए नीचे, पूरे पूरे शहर होते हैं, टनल्स होती हैं। और तुमने कभी मूवीज में देखा होगा बाकायदा उसके अंदर इतना बड़ा टनल होता है कि लोग मूव करते हैं लाइट्स लेकर ना, तो उनको ही फायदा होता है। फायदा क्या होता है, मोटी तारें लगी, ट्रिपिंग होती बहुत कम है, कोई तार जल जाए या कोई मसला हो जाए तो आप नीचे से पूरा रिपेयर कर सकते हैं। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। डन सर, कॉपी। सर कॉपी। ठीक है, अब इसमें तुम लिखो कि ओवरहेड, ये वाला जो overhead lines are easy to install सर क्या करना है इसका? लिखो कि इसके नीचे लिखो overhead lines are easy to install and easy to repair. Easy to install and easy to repair. But energy losses are very high. सर तो अंडरग्राउंड में भी एनर्जी लॉस ज्यादा हो जाता है ना, जब गर्मियों में जमीन गर्म होती होगी तो फिर तो हाँ तार लेकिन भी वो गर्म हो जाती होगी। नहीं 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 नहीं, अगेन देखो ये क्या करते हैं कि बहुत एडवांस हो गया ना सब कुछ, तो ऐसे मटेरियल आते हैं जो जमीन के अंदर इंसुलेशन करते हैं। देखो ये तुम्हें नजर आ रहा होगा इसमें, ये सिंपल तारे नहीं डालते, ऊपर मोटे मोटे पाइप लगाते हैं, पाइपों के अंदर तारे होती हैं, और उससे क्या होता है कि तारों पर इंसुलेशन होती है, और इंसुलेशन जो है वो कवर कर देती है। उससे क्या होता है इंसुलेशन से कि तारें गर्म नहीं होती। अच्छा सर अब तो लिखो, 100% हीट थोड़ी ना, वो मतलब थोड़ी बहुत नहीं नहीं तो जाती होगी। नहीं, जैन जैन ऐसे मटेरियल होते हैं कि आप वो गारंटी करते हैं कि आप आग में रख दें गर्म नहीं होंगे। तुमने देखा है, आप आजकल मोबाइल फोन में भी ऐसी चीजें आ रही हैं कि वो हीट प्रूफ है, यानी ऐसे मटेरियल केमिस्ट्री में बन गए हैं कि आप उनको किसी भी जगह डाल दें, इवन आग के अंदर नहीं जलते, यानी आग के अंदर गर्म नहीं होते। ये जो तुमने अभी टेलीस्कोप का नाम सुना होगा जो ऊपर लेकर गए, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है, सोचो कि इसको वहां सूरज से कितनी बड़ी हीट पड़ रही होगी, लेकिन कुछ नहीं होता। सूरज पे इन्होंने अभी सूरज की तरफ एक प्रोब भेजा था, सैटेलाइट, जो सूरज के करीब से होकर आया। आप सोचो सूरज के करीब, आज मतलब वैसे आप सोच भी नहीं सकते कि कौन सी चीज होगी जो टेम्परेचर बर्दाश्त कर, वो चक्कर मार के आए। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे ले गई। एनर्जी लॉसेज ही तो असल मसला है। अगर आप एनर्जी बचा लें तो फिर तो आपके बिल सारे, देखो ना दुनिया भर 110 पे आ गई है, हमारा मुल्क अभी भी 220 पर है क्योंकि एनर्जी लॉसेज बहुत है। लेकिन ये लोग तुम अमेरिका से कोई चीज लेकर आओ, उस पर लिखा होता है 110 वोल्ट। सही। अच्छा अब लिखो कि अंडरग्राउंड, नीचे लिखो लाइन चेंज करके, क्या लिखा, अंडरग्राउंड केबलिंग सिस्टम underground cabling system is very efficient
underground cabling system is very efficient because thick wires can be used because thick wires can be used. This system is expensive to install but very economical to run. But very economical to run. चलो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है और हम इसको फिर इंशाल्लाह अपनी जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करते हैं. दिस हैवी वेट चैप्टर हैज फिनिश्ड और इसको हमने एटीपी की भी एक क्लास शुरू की है, उसका भी शायद मैंने कोई काम दिया था. सो लेट्स डू इट नेक्स्ट टाइम. और आज का काम यहीं तक है, इसको फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.